My dear students and all my dear viewers, today I am going to describe one of the most important poems of ICSE, and the poem is After Blenheim. This is the fourth chapter of ICSE. Particularly, it is also included in the syllabus of class 9 as well as in class 10 board exam. This particular poem, After Blenheim, has been written by one of the greatest poet whose name is Robert Southey. Robert Southey was an English poet and he was born in Bristol in 1774 and he died in 1843. He was educated in Westminster. Actually, he was a poet laureate and he remained poet laureate till the end of his life. Actually, he is well known for his best poem, that is Inchcape Rock, is one of the very famous poem of the poet. Apart from that, he has written a large number of poems, plays, romances, letters and biographies. And so far as this particular poem is concerned, poem is After Blenheim. Actually, this is an anti-war poem. And in this particular poem, the poet has described the horrors of war. And he has described it in a very ironic way. It is a very simple and ironic way. The battle of this poem deals with the Battle of Blenheim. It was fought in 1704 in the village between the England and the Austrians on one side, and another side was the French army. So this is the background of the poem, and so far as the poem's title is concerned, it is After Blenheim. So what is the meaning of After Blenheim? First of all, we have to describe Blenheim क्या चीज़ है. Blenheim is actually the name of a village in साउदर्न जर्मनी. इट्स ए विलेज ऑफ साउदर्न जर्मनी. ये साउदर्न जर्मनी का एक विलेज है जिसका नाम है ब्लेनियम. और आफ्टर ब्लेनियम का मतलब है कि एक्चुअली ब्लेनियम में जो वार लड़ा गया था, जो बैटल हुआ था ब्लेनियम में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उस बैटल के बाद क्या हुआ उसको ही ये पोएम डिस्क्राइब करता है. इसलिए इसका नाम है आफ्टर ब्लेनियम. आफ्टर ब्लेनियम मीन्स आफ्टर ब्लेनियम्स वार, आफ्टर ब्लेनियम्स फाइट. ब्लेनियम के वार के बाद क्या हुआ वही इसमें डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इसका नाम है आफ्टर ब्लेनियम. 11 स्टेंजाज है पोएम में, और ये पूरे के पूरे 11 स्टेंजाज जो हैं वो एक सर्टेन राइम पैटर्न को फॉलो करते हैं, और प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइन्स है. तो अगर देखा जाए तो ये 66 लाइन्स का पोएम है, और प्रत्येक का जो राइम पैटर्न है वो है ए बी सी बी डी डी. ए बी सी बी डी डी, ये इसका राइम पैटर्न है. पोएम पूरी तरह से अगर देखा जाए तो एक बैलाड है. स्टोरी के फॉर्म में कहा गया है. 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें. एक है ग्रैंडफादर और इसका नाम है ओल्ड कास्पर, और एक है ये ग्रैंडफादर का जो ग्रैंड डॉटर, और एक है ग्रैंड सन. ग्रैंड डॉटर का नाम है विलेल्माइन और ग्रैंड सन का नाम है पेटरकिन. तो ये तीनों कैरेक्टर के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसी को यहाँ पर लिखा गया है. सो चलते हैं लाइन के ऊपर और देखते हैं इसका जो स्टेंजाज है वो क्या चीज़ है और किस तरह से ये कहा गया है. जब हम लोग लाइन को देखते हैं तो इसका जो पहला लाइन जहाँ से ये पोएम स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है, इट वॉज ए समर इवनिंग. अभी जो सिचुएशन ये था वहाँ पर कि ये शाम का वक्त है और समर का सीज़न है. ये वक्त है इवनिंग आवर और शाम का. ओल्ड कास्पर इज एक्चुअली ए फार्मर, और जैसे कोई किसान भर दिन काम करने के बाद शाम में अपने दरवाजे के पास बैठता है, अपने घर के सामने दरवाजे पर बैठता है, रिलैक्स होकर बैठता है, तो ठीक उसी तरीके से ये समर इवनिंग का वक्त है. शाम हुई नहीं है, समर में तो देर से शाम होती है. तो ये ओल्ड कास्पर वहाँ पर अपने भर दिन के काम काज को ख़त्म करके वहाँ बैठा हुआ है. He was sitting, and his before the cottage door was sitting in the sun, and by him, और उसके आस पास में ही, and by him, उसके बगल में ही, spotted on the green his little grandchild विलेल्माइन. एक छोटी सी लड़की यानी उसकी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम विलेल्माइन है, वो वहाँ पर ग्रीन ग्रासेस के ऊपर खेल रही थी. तो यहाँ पर कंडीशन ये हुआ कि शाम का वक्त
लेकिन धूप है, वॉज सिटिंग इन द सन, यहाँ लिखा वॉज सिटिंग इन द सन, सो सन इज स्टिल प्रेजेंट, सन हैज़ नॉट येट सेट, सन है तो ओल्ड कास्पर यहाँ पर बैठा हुआ है सन में पूरे दिन के काम काज को ख़त्म करके, और बगल में जो ग्रीन ग्रासेज है उस ग्रासेज के ऊपर उसकी ग्रैंड डॉटर विल्हेल्माइन वहाँ पर खेल रही है। दूसरा स्टेंजा कहता है सी सॉ हर ब्रदर पेटरकिन, यहाँ पर सी कौन है, एक्चुअली सी यहाँ पर रेफर किया गया है विल्हेल्माइन के लिए। अचानक वो लड़की देखती है कि हर ब्रदर पेटरकिन, कि उसका जो भाई है जिसका नाम पेटरकिन है, रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड, वो किसी लार्ज और राउंड चीज़ को रोलिंग करता हुआ यानी हाथ में घुमाता हुआ वो इधर ही आ रहा है। विच ही बिसाइड द रिवुलेट इन प्लेइंग देयर हेडफोन, ये गोल और लार्ज चीज़ जो उसके हाथ में है जिसको घुमाता हुआ आ रहा है, ये इस लड़के पेटरकिन को मिला है। ये चीज़ कहाँ मिला है, ये मिला है बिसाइड द रिवुलेट, रिवुलेट का मतलब होता है रिवर, रिवर के बगल में। कब मिला है, इन प्लेइंग देयर, जब वो वहाँ पर खेल रहा था। तो जब पेटरकिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ खेल रहा था रिवर के बगल में, तो उसे एक लार्ज एंड राउंड चीज़ मिला, उसी को लेकर वो इधर ही ग्रैंडफादर की तरफ आ रहा है। ही केम टू आस्क, वो यहाँ पर आया है ये पूछने के लिए अपने ग्रैंडफादर से कि ही हैड फाउंड दैट वाज सो लार्ज एंड स्मूथ एंड राउंड, कि ये जो लार्ज स्मूथ और राउंड चीज़ जो है, जो इतना बड़ा चीज़ है, ये चीज़ एक्चुअली है क्या। वो नहीं समझ पा रहा है कि ये चीज़ क्या है, तो ये पूछने के लिए वो आया है किसके पास, यानी ग्रैंडफादर के पास। एक्चुअली अब इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड स्टेंजा में। थर्ड स्टेंजा कहता है इसका दैट वाज सो लार्ज एंड स्मूथ, वो चीज़ जो उसके हाथ में था, पेटरकिन के हाथ में, वो काफ़ी बड़ा था, स्मूथ था, राउंड था। ओल्ड पेटरकिन टुक इट फ्रॉम द बॉय, ओल्ड पेटरकिन, ओल्ड कास्पर पेटरकिन के हाथ से वो ले लेता है, और ये लड़का वहाँ पर खड़ा होकर अपने ग्रैंडफादर का मुंह देखता है कि आखिर ग्रैंडफादर इसका क्या जवाब देगा, कि आखिर ये क्या चीज़ है। यहाँ लिखा हु स्टूड एक्सपेक्टेंट बाय, एक्सपेक्टेंट होकर यानी बहुत ही यानी इनक्यूजिटिव भाव से कि आखिर ये क्या जवाब मुझे मिलेगा, आखिर ये क्या चीज़ है, तो उसको देख रहा है। एंड देन द ओल्ड मैन शुक हिज हेड, अब ये ओल्ड कास्पर उस लार्ज एंड राउंड चीज़ को देखा, अपने हाथ में लिया, देखा, परखा, समझ गया कि ये क्या चीज़ है, उसे समझ में आ गई। उसने अपना सर हिलाया और नेचुरल साय, और एक तरह से शाइन करता हुआ, आहें भरता हुआ उसने जो जवाब दिया इस चीज़ के बारे में क्या था, देखते हैं ज़रा। कहता है इट्स सम पुअर फेलोज स्कल, ये किसी बदनसीब इंसान के माथे का खोपड़ी है। स्कल, स्कल मतलब माथे की खोपड़ी, तो इट्स सम पुअर फेलोज स्कल, ये किसी पुअर फेलो यानी बेचारे यानी बदनसीब इंसान की खोपड़ी है। सेठी कौन सा बदनसीब इंसान, हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री, जो ग्रेट विक्ट्री में मारा गया था। ग्रेट विक्ट्री क्या है, ग्रेट विक्ट्री वही वार, कौन सा वार, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ब्लेनिया में लड़ा गया था। तो उस वार में क्या हुआ था, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, और इतने लोग मारे गए थे कि उनका स्कल आज भी जहाँ था उनकी खोपड़ी लोगों को मिलती है। और इसको जो पोएट है या ये कहीं कास्पर इसको क्या कहता है, ग्रेट विक्ट्री कहता है कि ये ग्रेट विक्ट्री है। और ग्रेट विक्ट्री इसीलिए एक आयरॉनिकल वर्ड भी है, इतने लोग मरे तब पर भी इसको विक्ट्री कहा जा रहा है। तो कहता है यहाँ पर हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री, जो लोग इसमें मारे गए थे उसका स्कल है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कहता है अपने फोर्थ स्टेंजा में, पोएट कहता है आई फाइंड देम, यानी अब ये लड़का कहता है यहाँ पर पेटरकिन कि आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर देयर इज़ मैनी हेयर अबाउट एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लॉ द प्लॉ शेयर टर्न्स देम आउट, आई फाइंड देम इन द गार्डन। और ये जो लाइन है ये पेटरकिन नहीं बल्कि ये लाइन ओल्ड कास्पर बोल रहा है। ओल्ड कास्पर कहता है कि अक्सर ऐसा स्कल मुझे मिलता रहता है, आई फाइंड देम इन द गार्डन, कहाँ मिलता है मुझे, गार्डन में मिलता रहता है। फॉर देयर इज़ मैनी हेयर अबाउट, क्योंकि यहाँ वहाँ हर जगह ऐसे बहुत सारे स्कल्स हमें दिखाई देते हैं। और अक्सर कहते हैं एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लो,
जब मैं प्लोइंग करने के लिए जाता हूँ, हल जोतने के लिए जाता हूँ, द प्लॉसेयर टर्न्स देम आउट, तो यानी हल का जो यानी लोहे का पाउडर जैसे मिट्टी दोनों तरफ होती है उसको बोलते हैं प्लॉसेयर। तो प्लॉसेयर जो होता है उससे बहुत सारी स्कल ज़मीन के नीचे से निकलते रहते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है फॉर मेनी थाउजेंड मैन, मेनी थाउजेंड नॉट वन थाउजेंड, मेनी थाउजेंड, हजारों आदमी, कास्पर कह रहे हैं हजारों आदमी, वेयर स्लेन इन दैट ग्रेट विक्ट्री, उस ग्रेट विक्ट्री में हजारों आदमी मारे गए थे। स्लेन मतलब किल्ड, हजारों आदमी मारे गए थे। तो उन्हीं लोगों की जो स्कल है वो इधर उधर पड़ी हुई है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग 5वें स्टेंजा में। कहते हैं नॉट टेल अस, अब ये पीटरकिन पूछ रहा है, नॉट टेल अस व्हाट इट वाज ऑल अबाउट यंग पीटरकिन, ही क्राइज, एंड लिटिल विलियम लुक्स अप with wonder-waiting eyes, now tell us all about the war and what they fought each other for. तो ये पीटरकिन पूछता है कि now tell us what it was all about, अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि अब इस चीज़ के बारे में मुझे पूरा बताओ। ये जो स्कल है, ह्यूमन स्कल, जिसको तुमने कहा कि ऐसे वार हुआ था, ग्रेट विक्ट्री हुई थी, हजारों हजार लोग मारे गए थे, तो कहता है यहाँ पर ये पूरा तरह से बताओ कि इसके बारे में कि क्यों हुआ था। और ये पूछता है, और लिटिल विलियम जो बच्ची है छोटी सी, वो ऊपर अपने ग्रैंडफादर की तरफ देख रही है विथ वंडर वेटिंग आइज, बड़े आश्चर्य के साथ और इंतजार करती हुई आंखें कि अब ग्रैंडफादर के मुंह से क्या निकलेगा, वो क्या जवाब देगा। और पूछती है नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वार, मुझे उस वार के बारे में पूरी तरह बताओ, एंड व्हाट दे फॉट इज फॉर, और ये भी बताओ कि आखिर ये वार क्यों लड़ा गया था। अब यहाँ पर 6th स्टेंजा में चलते हैं। तो यहाँ पर कास्पर कहता है कि इट वॉज द इंग्लिश, इट वॉज द इंग्लिश, कास्पर क्राइड, हु पुट द फ्रेंच टू रॉट। एक्चुअली ये वार इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें इंग्लिश ने क्या किया था, हु पुट द फ्रेंच टू रॉट, जिसने फ्रेंच आर्मी को रॉट मतलब डिफीट कर दिया था। बट फॉट दे फॉट इज दर फॉर, लेकिन कास्पर कहता है कि लेकिन ये तो मुझे पता है कि ये वार किसके किसके बीच में हुआ था, लेकिन ये वार क्यों हुआ था ये मुझे नहीं पता। What they fought each other for, I could not well make out, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मैं नहीं जानता कि ये वार क्यों लड़ा गया था। But everybody said, लेकिन मैं सुनता हूँ हर एक व्यक्ति ये कहता है, क्या कहता है, that it was a famous victory, कि ये विक्ट्री, ये जीत बहुत बड़ी थी। It was a famous victory, so it was a famous victory को हम एक आयरोनिकल लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पोएम एंटी वार पोएम है और पोएट ये कहना चाहता है कि वार एक बुरा चीज़ है। उसने हॉरर्स ऑफ वार को डिस्क्राइब किया है, लेकिन कास्पर के मुंह से वो कहलवाता है बार बार कि इट वाज ए फेमस विक्ट्री, ये बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी। तो बड़ी विक्ट्री थी तो फिर यानी हॉरर वाली चीज़ को हम बड़ी विक्ट्री कैसे कह सकते हैं। सो ये आयरोनिकल है। चलते हैं इसके बाद हम इसके 7th स्टेंजा में। इसका 7th स्टेंजा कहता है माई फादर लिव्ड एट ब्लेनियम देम, उस वक्त मेरा फादर ब्लेनियम में रहता था। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कास्पर। कास्पर सेज हियर दैट एट द टाइम when this war was fought, my father lived at Blenheim. Yon little stream hard by, कहाँ रहता था, उस दूर में जो स्ट्रीम है, रिवर है, उसके बगल में। They burnt his dwelling to the ground, उन लोगों ने ज़मीन को जला दिया। अब they burnt का मतलब यहाँ फ्रेंच आर्मी burnt the houses of Blenheim and his neighbors, उन लोगों ने उसके ड्वेलिंग को यानी उसके घर को जला दिया। And he was forced to fly, और मजबूर कर दिया उसे भागने के लिए। सो विथ हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड, और इस कारण से वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ वहाँ से भाग गए। नॉर हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड, और भागकर कहाँ जाएं, भागने के लिए कहीं पर सर छिपाने की कोई जगह भी तो नहीं थी। सो भागते रहे, घर तो जला दिया दुश्मनों ने, अब यहाँ पर सर छिपाने की कोई और जगह है नहीं, इसीलिए भागे फिरते थे। अब इसके बाद पोएट यहाँ पर अपने 8वें स्टेंजा में चलता है, और पोएट कहता है यहाँ पर 8वें स्टेंजा में कि विथ फायर एंड स्वॉर्ड द कंट्री राउंड, पूरे देश में सिर्फ आग लगी हुई थी और जहाँ तहाँ सिर्फ तलवार ही तलवार दिखाई देती थी। वॉज वास्टेड फार एंड वाइड, दूर दूर तक सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही थी। मैनी ए चाइल्डिंग मदर देन एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड, बहुत सारी ऐसी माएँ जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, बच्चे के जन्म देने से पहले ही वो मर गई और उसी के पेट में मर गया उसका वो बच्चा। बट थिंग्स लाइक दैट यू नो
मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री। लेकिन इस तरह की चीज़ें अक्सर हुआ करती है, जब भी वार होती है तो ये एक कॉमन चीज़ है। कहता है बट थिंग्स लाइक दैट मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री। हर एक फेमस विक्ट्री में लोग मरते तो हैं, अगर वार होता है तो लोग मरते हैं, और वार हुआ तो एक कॉमन चीज़ है लोगों का मरना, तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर ये लाइन भी काफ़ी आयरोनिकल था कि यहाँ पर कहा कि इतने लोगों के मरने के बावजूद भी थिंग्स लाइक दैट व्हाट एट एवरी फेमस विक्टिम होता है। इसके बाद इसका जो 9th स्टेंजा है ये कहता है दे से इट वॉज ए शॉकिंग साइट। लोग कहते हैं, अब ये आफ्टर मिलेनियम का को डिस्क्राइब कर रहा है, मिलेनियम के बाद क्या हो रहा है, मिलेनियम वार के बाद कैसी घटना है यहाँ पर। कहते हैं लोग कहते हैं इट वॉज ए शॉकिंग साइट, बड़ा ही शॉकिंग साइट था, बड़ा ही दिल दहलाने वाली घटना थी, ऐसी घटना जो इंसान को शॉक्ड कर दे। आफ्टर द फील्ड वॉज वॉन, फील्ड तो वॉन हो गया, युद्ध तो हम लोगों ने जीत लिया। फॉर मेनी थाउजेंड बॉडीज हेयर ले रॉटिंग इन द सन, लेकिन हजारों हजार डेड बॉडी धूप में सूख रहा था, उसको दफनाने वाला जलाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वो धूप में जल रहा था। बट थिंग्स लाइक दैट, लेकिन फिर भी ये कहता है लाइक ले रॉटिंग इन द सन, धूप में सूख रहा था और सड़ रहा था, कोई जलाने दफनाने वाला बॉडी का नहीं था, इसलिए फिर भी ये कहता है बट थिंग्स लाइक दैट, लेकिन ऐसी बातें अक्सर हुआ करती है दैट मस्ट बी आफ्टर फेमस विक्ट्री। हर एक फेमस विक्ट्री में ऐसी बातें तो अक्सर हुआ करती है, तो ये भी एक एरोनिकल चीज़ है। फिर कहता है अपने 10वें स्टेंजा में ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लब्रो वॉन। इस लड़ाई को जीतने के बाद जो ड्यूक ऑफ मार्लब्रो है, एक्चुअली ड्यूक ऑफ मार्लब्रो वाज द ड्यूक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का एक ड्यूक था, इसी के लीडरशिप में ये पूरा तरह से इंग्लैंड की जो सेना थी वो लड़ी थी और उसकी जीत हुई थी, तो उसकी बड़ी तारीफ़ हुई। युद्ध जीतने वाले के जीतने के बाद तो कैप्टन की तारीफ़ होती है, सो इसी तरह इसकी भी काफ़ी तारीफ़ हुई। एंड आवर गुड प्रिंस यूजेनी, और गुड प्रिंस यूजेनी की भी, जो यूजेनी जो प्रिंस था वो भी काफ़ी अपनी वीरता दिखाया था, ही वॉज ऑल्सो ए ब्रेव पर्सन, उसकी भी काफ़ी तारीफ़ हुई। वाई इट वॉज ए वेरी विकेट थिंग, लेकिन इन सब बात तो डिस्क्राइब कर दिया कास्पर ने, लेकिन ये लड़की जो वहाँ पर खड़ी थी, छोटी सी बच्ची जो अपने ग्रैंडफादर के तरफ देख रही थी कि वो क्या जवाब देता है, वो सुन ली, और सुनने के बाद ये कहती है वाई इट वॉज ए वेरी विकेट थिंग, लेकिन बहुत ही बुरा चीज़ था। इट वॉज ए वेरी विकेट थिंग, बहुत ही बुरा चीज़ था। अब जैसी ही लड़की कहती है बुरा चीज़ था, ग्रैंडफा कहता है ने 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 नो 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 लिटिल गर्ल, नो नहीं, इट वॉज ए फेमस विक्ट्री। अरे ये तो फेमस विक्ट्री थी, ये तो बहुत बड़ी जीत थी। तो यहाँ पर ये कितना बड़ा आयरोनी है, कितना बड़ा व्यंग किया गया है कि जहाँ पर इतने सारे लोग मरे, एक छोटी बच्ची भी समझ रही है कि बुरा चीज़ था, लेकिन हम लोग जो हैं वो एक बच्ची से भी कम समझदार हैं, जो इतने मरने के बावजूद भी हम इसे फेमस विक्ट्री कहते हैं और गुणगान करते हैं उसका, जिसने जितना जिसको मारा। अपने आखिरी स्टेंजा में चलते हैं, और आखिरी स्टेंजा कहता है एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक, सब लोगों ने ड्यूक की तारीफ की, हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, क्योंकि जिसके लीडरशिप में ये वार लड़ा गया उसकी तारीफ तो होनी थी। बट व्हाट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट, कोथ पेटरकिन, लेकिन पेटरकिन पूछता है अब, लेकिन ग्रैंडफादर प्लीज़ ये बताइए कि आखिर इसका लाभ क्या हुआ। ये लड़ाई हुई, हम लोगों ने लड़ाई जीता, हजारों हजार लोग मरे, तो इसका लाभ क्या निकला। तो ग्रैंडफादर इसका जवाब देता है, क्या कहता है, जरा ध्यान से इसको सुनो, क्या कहता है, वाई दैट आई कैन नॉट टेल, नहीं ये तो मैं नहीं जानता इसका क्या लाभ हुआ, इसका लाभ क्या हुआ मैं नहीं जानता, बट इट वॉज ए फेमस विक्ट्री, लेकिन इतना मैं जानता हूँ इट वॉज ए फेमस विक्ट्री, ये जीत बहुत बड़ी थी, ये जीत बहुत बड़ी थी, तो ये विक्ट्री फेमस थी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने देखा किस तरह से जो यानी ऑल 11 स्टेंजाज को हमने डिस्क्राइब किया, इस स्टेंजाज के थ्रू तो पोएट क्या मैसेज देना चाहता है। पोएट दो तरह का मैसेज देना चाहता है यहाँ पर, और उसका जो मैसेज है वो बहुत ही क्लियर कट है, और वो इस तरह से यहाँ पर जो मैसेज दे रहा है उसमें पहला मैसेज इसका ये है कि ये जो पोएम है ये आयरोनिक है, और ये हॉरर्स ऑफ वार को बताता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मेन वुमेन, यहाँ तक कि चाइल्डिंग मदर मर गए, और डेड बॉडी को जलाने दफनाने वाला भी कोई नहीं रहा, और धूप में सड़ता रहा। तो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, वार कितना डिस्ट्रक्टिव चीज़ है
ये मैसेज इसके थ्रू देना चाहे। एक और मैसेज अगर हम देखें तो इस पोएम के थ्रू पोएट देना चाहता है, और वह है जनरेशन गैप को लेकर, कि एक बच्चा वार के बारे में क्या सोच रहा है और एक बूढ़ा वार के बारे में क्या सोच रहा है। बूढ़ा सोच रहा है कि हमारी जीत हुई, बड़ा फेमस विक्ट्री था, हजारों हजार लोग मरे तो मरे, लेकिन एक बच्चा वार को उस नज़र से नहीं देख रहा है। वो बच्चा क्या सोच रहा है कि आखिर हजारों हजार लोग मरे तो इसका लाभ क्या हुआ। वार एक फ्रूटलेस चीज़ है, वार एक बकवास चीज़ है। वार को अवॉइड करने के लिए इस पोएम को लिखा गया है, और पोएट का मेन मकसद यही है कि वार की लोग निंदा करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचने की कोशिश करें। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस पोएम you must press the like button and share the video to others, and if you have not yet subscribed, you immediately subscribe it so that you will get my all videos at the earliest. So thank you very much.